मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है आपको क्वांटम नंबर समझ में आ गया होगा, उसके न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे, कुछ छोटे मोटे डाउट्स हम लोगों को भी निकल गए होंगे जो तो भेज सकते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है पारस ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस के अंदर बच्चों। और हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर अब तक 4 लेक्चर पूरे कर चुके हैं बच्चों। ये हमारा 5वां लेक्चर है और इसके अंदर हम लोग जो बाकी चीज़ें हम करेंगे। ये भी एक क्वांटम नंबर की तरह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। आखिरी लेक्चर हो सकता है, इंपॉर्टेंट है, ये भी सब बड़े गौर से सुने। इसमें से भी मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चंस आए हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं बच्चों, वो है हमारे पास में शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, कक्षकों के आकार। कक्षकों के आकार डिफाइन करने से पहले बच्चों ये मैं बता दूं कि कक्षक होता क्या है। एक बंदा था, इसका नाम था श्रोडिंगर। श्रोडिंगर भी कह सकते हैं, श्रोडिंगर भी कह सकते हैं। और उसने 2 टर्मिनोलॉजी को डिफाइन किया। एक टर्मिनोलॉजी उसने कहा कि साई स्क्वायर का मान जहां पर अधिकतम होता है उसे हम लोग कहते हैं कक्षक। और वैसे डिफाइन किया तो वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिकतम होता है, वो कहलाता है आपका कक्षक। इसको साई स्क्वायर से डिनोट किया है। और जहां साई स्क्वायर का मान न्यूनतम होता है, या यूं कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का घनत्व 0 होता है, वो कहलाते हैं आपके नोडल तल। तो कक्षक समझ में आ गया बच्चों आपको। ये श्रोडिंगर का तरंग यांत्रिकी मॉडल इसको कहा जाता है, बहुत फेमस मॉडल है बच्चों। ठीक है, हमने सिलेबस में इससे ज़्यादा डिस्कशन नहीं है, बस आपको तो ये ध्यान रख लो कि जहाँ साई स्क्वायर का मान अधिकतम होता है वह कक्षक कहलाता है, और जहाँ साई स्क्वायर का मान न्यूनतम होता है, या कह सकते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना न्यूनतम होती है, वो नोडल तल कहलाता है, नोडल पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। कक्षकों के आकार की बात करें, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एस कक्षक की। एस कक्षक की बात करें बच्चों, इसके अंदर एस कक्षक का आकार होता है स्फेरिकल, जिसको आप लोग गोलाकार कहते हैं। ठीक है बच्चों, स्फेरिकल आकार होता है इसका। खास बात ये, इसके अंदर नोडल जो तल होते हैं, नोडल तल वो होते हैं NS-1। ठीक है, मतलब यूँ कह सकते हैं कि अगर हमारे पास में 4S है तो नोडल तल कितने होंगे, इसके अंदर नोडल तल हो जाएंगे इसमें 3। मैंने कहा अगर मान लीजिए बच्चों मेरे पास में 2S है तो नोडल तल कितने हो जाएंगे बच्चों, इसके अंदर 1 हो जाएंगे। मैंने कहा यहाँ पर 6S है, नोडल तल कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, मतलब N-1 नोडल तल कहलाते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद बात करें हम लोग बच्चों पी कक्षक के बारे में। पी कक्षक आप सब लोग जानते हैं, डम्बल शेप होता है। इसकी आकृति होती है डम्बलाकार। कैसे होती है बच्चों, डम्बलाकार आकृति होती है। ठीक है, डम्बलाकार। और कितने कक्षक होते हैं मालूम है बच्चों, ये होता है हमारे पास में PX। ठीक है बच्चों, उसके बाद में ये हमारे पास में होता है PY। इसके बाद में हमारे पास में ये जो होता है बच्चों, ये होता है हमारे पास में PZ। कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। इसके अंदर चूंकि एक ही कक्षक होता है, गोलाकार होता है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसमें 3 होते हैं और एक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो टोटल कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पाए जाते हैं बच्चों। बात समझ में आ गई। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें डी कक्षक की, तो बच्चों डी कक्षक की बात करें और डी कक्षक की जो आकृति होती है बच्चों, वो होती है द्विडम्बलाकार। कैसे आकृति होती है बच्चों, हमारे पास में जो डी कक्षक होता है, अच्छा पहले इसमें नोडल तल की बात कर लें। इसमें जो नोडल तल होते हैं, इसमें जो नोडल तल होते हैं पी कक्षक के अंदर बात करें बच्चों, वो होते हैं कितने, 1। मतलब मैं कहूँ 3P नोडल तल 1 है, मैं कहूँ 4P नोडल तल 1 होंगे, 5P नोडल तल कितने होंगे, 1 होंगे। ठीक है, तो ये कह सकते हैं NP=1 होते हैं नोडल तल। डी के लिए बात करें बच्चों, इसकी आकृति होती है द्विडम्बलाकार। द्विडम्बलाकार आकृति होती है। द्विडम्बलाकार आकृति मतलब ये कह सकते हैं बच्चों, इसकी आकृति होती है ऐसे। आपको पता है इसके अंदर द्विडम्बलाकार आकृति के अंदर इसको हम लोग कह सकते हैं DXY। ठीक है,
तो उसके बाद में सेम चीज बनाना है। आपको तो आते भी नहीं इसमें एग्जाम में। ये क्या होता है डी वाई जेड। फिर इसकी बात करें बच्चों डी जेड एक्स। उसके बाद में होता है आपका डी एक्स स्क्वायर डैश वाई डी वाई स्क्वायर। और फिर लास्ट होता है आपका इसके अंदर वो होता है बच्चों ये होता है डी जेड स्क्वायर। ठीक है, 5 कोश होते हैं इसके अंदर। आकृति द्विडम्बलाकार होती है। अगर इसके अंदर नोडल तल की बात करें, नोडल तल की बात करें बच्चों, इसमें नोडल तल की बात करें तो ये होते हैं 2। एन डी इक्वल टू कितने होते हैं 2 नोडल तल होते हैं। लेकिन ध्यान रखना ये बात आप क्या अगर वो आपसे पूछ ले डी एक्स स्क्वायर डैश डी एक्स स्क्वायर डैश डी वाई स्क्वायर के अंदर नोडल तल कितने होते हैं 0 और डी जेड स्क्वायर में नोडल तल कितने होते हैं 0। इन दोनों को छोड़ करके बाकी सभी में नोडल तल कितने होंगे 2 होंगे। और नोडल तल क्या होता है मैंने बता दिया, जहाँ साई स्क्वायर का मान न्यूनतम होता है, या यूं कह सकते हैं कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना 0 होती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व 0 होता है, नोडल तल कहलाते हैं। 5 कक्षा हो गए 1 2 3 4 5। तो फिर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितना आ सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, क्यों एक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद में क्या होता है बच्चों एफ कक्षक होता है। एफ कक्षक को हम लोग बच्चों कहते हैं, इसके अंदर बच्चों एफ कक्षक को हम लोग कहते हैं, इसकी आकृति जो होती है वो द्विडम्बलाकार होती है, जटिल होती है। जैसे होती है द्विडम्बलाकार तो किसकी होती है डी की होती है। इसकी आकृति होती है जटिल। ठीक है बच्चों, जटिल आकृति होती है। इसमें टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, क्या नाम होता है, ये होता है F3x। ठीक है, उसके बाद होता है F3y, एक होता है बच्चों F3z, एक होता है बच्चों अंदर इसके अंदर x स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, फिर होता है Fy, ये होता है z स्क्वायर x स्क्वायर, और फिर होता है Fz, ये होता है आपका y स्क्वायर और x स्क्वायर, और एक होता है Fxyz। 1 2 3 4 5 6 7 यार नाम याद नहीं करने हैं आपको, चाहो तो याद कर लेना, बस ये ध्यान रखना टोटल 7 होते हैं। इसके अंदर जटिल आकृति होती है और 7 में तो इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, एक में 2 होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जा सकते हैं। एक बात तो ध्यान रखें, जो गोलाकार होता है उसमें दिशा नहीं होती, तो यूँ कह सकते हैं वो दिशाहीन होते हैं, दिशाहीन। और मुझे बताओ आप गोलाकार कौन होता है एस, तो एस कक्षक जो होते हैं वो दिशाहीन होते हैं। बाकी टी हो चाहे डी हो चाहे एफ हो वो दिशात्मक गुण पाए जाते हैं। क्योंकि अगर लोब आप बनाते हैं, ऐसे पालियां अगर आप बनाते हैं तो वो किसी न किसी 2 डायरेक्शन को शो करती हैं। बात समझ में आ गई बच्चों। ऑर्बिटल के डायग्राम के बाद में आवाज आ रही है बच्चों आपको, लॉकडाउन का मामला है, सबको शांति सारी आवाजें आपको सुनाई दी। ठीक है बच्चों, शेप ऑफ ऑर्बिटल बताने के बाद हम लोग इसमें आगे चलते हैं बच्चों। और शेप ऑफ ऑर्बिटल के बाद में हमारे पास में जो चीज आती है इसके अंदर वो आता है बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कह सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसको बोलते हैं हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव बिल्कुल सिंपल सा है बच्चों, जेड में नहीं आता, इसे हम जनरली पूछ लेते हैं कि जब किसी भी इलेक्ट्रोड पर, और इलेक्ट्रोड भी खासतौर से पोटेशियम हो सकता है और रुबिडियम हो सकता है या सीजियम हो सकता है, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम पर उपयुक्त आवृत्ति की जब किरणें डलती हैं तो इससे क्या होते हैं बच्चों, इनसे
कुछ कण निष्कासित होते हैं, इनसे कुछ अल्फा कण बीटा कण निकलते हैं बच्चों, ये कह सकते हैं। तो ये जो इनसे जो इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है या प्रकाश का जो निष्कासन होता है उसी को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव। यूँ कह सकते हैं कि जब किसी धातु के इलेक्ट्रोड जो पोटेशियम रोडियम सीजियम हो सकता है, जब रोडियम का आवृत्ति का प्रकाश पर डाला जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, उस इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन को ही हम लोग कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। बात समझ आ गई बच्चों। और प्रकाश विद्युत प्रभाव में इसकी हम लोग एनर्जी निकालें, ऊर्जा निकालें तो होती है Hh प्लस हाफ mv। इसका ये फॉर्मूला एक इम्पोर्टेंट है, उसका याद रखना। ये इसका कार्यफलन है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं दहली ऊर्जा या दहली आवृत्ति होगी। मतलब मिनिमम इतनी आवृत्ति का प्रकाश तो आपको डालना ही पड़ेगा जिससे इलेक्ट्रॉन निकले। तो ये कह सकते हैं वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके पढ़ने पर ही जिसके होने पर ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं दहली ऊर्जा या दहली आवृत्ति। इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको केवल W नोट से भी शो कर देता है। इसको कार्यफलन पे ध्यान रख लेना। एक फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला याद कर लेना। इसके बाद में जिस चीज़ के बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट रखना है बच्चों, वो है हमारे पास में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में रेखाएं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारे पास में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रमी रेखाएं। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रमी रेखाओं की बात करें, आपको बताया बच्चों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रमी रेखाओं को हम लोग जानते हैं, यहाँ क्लियर करेंगे। n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। ठीक है बच्चों। इसके बाद करें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रेखाओं की बात करें तो जो अप लेवल से लेकर के n is equal to 1 तक आती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइमन। क्या बोलते हैं, लाइमन। जो n अपर लेवल से लेकर के n is equal to 2 तक आती हैं तो ये कह सकते हैं हम लोग इसको बोलते हैं बामर। जो n is equal to 3 तक आती हैं उसको बोलते हैं बच्चों पार्शन। जो n is equal to 4 तक आती हैं उसको बोलते हैं ब्रैकेट। जो n is equal to 5 तक आते हैं उसको बोलते हैं फंड या फुंड। और जो 6 पर आते हैं वो कहलाते हैं हम्फ्री। खास बात ये जो इसमें पूछा जाता है बच्चों, कोई ध्यान रखना है कि ये जो लाइमन श्रेणी है जिस प्रकाश में नजर आती है वो होता है अल्ट्रा वायलेट, पराबैंगनी प्रकाश में नजर आती है, पराबैंगनी। ये जो बामर श्रेणी है ये हमें दृश्य प्रकाश में नजर आती है, दृश्य प्रकाश में नजर आती है। कितना होता है वेवलेंथ कितनी होती है दृश्य प्रकाश की, 400 से 750 एंगस्ट्रॉम, इतने उसके अंदर हमें नजर आती है दृश्य प्रकाश। ठीक है, ये विजिबल रेज बोलते हैं, विजिबल रेज हो जाएंगे। उसके बाद में ये सारी की सारी श्रेणियाँ जो हमें प्राप्त होती हैं ये प्राप्त होती हैं हम लोगों को किसमें होती है बताओ, ये हमें होती है इंफ्रारेड में, जिसको हम लोग बोलते हैं अवरक्त। तो ये भी कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी रेखाएं, कौन सी स्पेक्ट्रम में रेखाएं हमें दिखाई दे सकती हैं। आंसर है बामर, क्योंकि दृश्य प्रकाश में होती है। कौन सी रेखाएं जो होती हैं वो अवरक्त में प्राप्त होती हैं, तो वो चारों हो सकती हैं आपकी। कौन सी आपकी पराबैंगनी प्रकाश में होती है वो लाइमन आपकी हो जाएगी। कुछ टाइम इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन आप सुन लीजिए। एक क्वेश्चन तो ये पूछ लेता है, इसके अंदर फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, अगर आप लोग आपतित तरंग संख्या के रूप में निकालें तो वो होता है RH, पिछली कक्षा में बताया था
1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एक हो गया। अगर मैं बात करूं लाइमन की बात करूं, लाइमन श्रेणी की बात करूं बच्चों, तो इसमें n1 इजिकल टू हो गया 1 और n2 इजिकल टू कितना हो जाएगा 2 3 4 5 6 कुछ भी हो जाएगा बच्चों। यहाँ बात करूं मैं, अगर बामर की बात करूं, बामर श्रेणी की बात करूं तो n1 इजिकल टू 2 नंबर 2 पे तो आती है, और बाकी n2 की बात करूं तो n2 मेरे पास होगा 3 4 5 इनफाइनाइट तक हो सकती है। अगर मैं कहूँ पार्शियल की बात करूं तो पार्शियल में n1 इजिकल टू 3 हो जाएगा, n2 इजिकल टू हो जाएगा 4 5 6 वगैरह। ठीक है, इस तरीके हो सकता है। ऐसे पार्शियल में ब्रैकेट की बात करें n इजिकल टू 4 हो जाएगा, वो 5 6 7 8 हो जाएगा इस तरीके से। तो मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे ये कहूँ कि लाइमन की प्रथम रेखा के अंदर जो है आवृत्ति ज्ञात करो तरंग संख्या के रूप में, तो आप यहाँ n1 का तो रखोगे 1 मतलब 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। कितना हो गया आपका 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस ये कितना होगा 1/4 हो गया बच्चों। ठीक है, कितना हो जाएगा 4 - 1 3/4 आ निकाल सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि लाइमन श्रेणी की अंतिम रेखा हो, उसके लिए कितना मान होगा अंतिम रेखा, तो प्रारंभिक रेखा तो n1 ही हो जाएगी बच्चों। प्रारंभिक रेखा तो न्यू बार इजिकल टू हो जाएगा RH और 1/, प्रारंभिक रेखा तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस अंतिम रेखा कहाँ आ सकती है, अनंत हो सकती है ना, कैसे अंतिम कहाँ से आएगी पता नहीं, इनफाइनाइट मान लेते हैं। कितना हो गया तो 0 हो गया हमारे पास में, तो यहाँ कितना हो जाएगा न्यू बार इजिकल टू ये पूरा 1 हो गया RH के ऊपर। बस यूँ कह सकते हैं कि जो आवृत्ति होती है लाइमन के अंतिम रेखा के लिए उत्तर संख्या होती है किसके, उसके अंदर होता है रेतबर्ग स्थिरांक के बराबर होती है। अगर इस तरीके से बामर का निकाले हम लोग तो हो जाएगा RH ही हो जाएगा आपका, बताइए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/4। इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसको लिखा है पार्शियल के लिए तो 1/, कितना हो जाएगा बताइए 9, उसके लिए निकाले तो कितना हो जाएगा 1/16 RH 1/25 निकाल सकते हैं। आपको वो देगा संख्या देगा, निकाल देना कि भाई दूसरे की निकालना है तो वो कहे मान लीजिए बामर की दूसरी कक्षा के अंदर जो है आवृत्ति निकालिए, तो दूसरे के लिए बोल रहे हैं तो n1 तो आप कितना रखेंगे, n1 तो अपन 2 रख देंगे, और दूसरे के लिए बोल रहा है मतलब इस यहाँ से आएंगे तो n2 इक्वल टू कितना रख देंगे 4 रख देंगे। अगर आप आपसे कहे पार्शियल की दूसरी निकालनी है तो n1 कितना रखेंगे 3, और दूसरी तो 1 2 तो ये तो 5 रख देंगे, निकाल देंगे आंसर। आपको आता है सबको निकालने, फॉर्मूला सीधा सीधा आपके सामने है। n1 इसमें से रखना है और n2 उसमें से रखना है। आपको अगर पहली बोले तो 1 रखना है, दूसरे बोले तो ये सेकेंड रखना है, तो ये रखना है, आपको इस तरीके से रख देंगे। और अगर वो अनंत बोले तो इनफाइनाइट रखते हैं ना, इनफाइनाइट की वैल्यू अब 0 हो जाएगी। बताइए आपको, बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, आपको कर लेंगे। कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी बच्चे इसके अंदर आते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो सिंपल क्वेश्चन क्या है, वो आपसे कहता है कि टोटल रेखाओं की संख्या बतानी है आपको। तो अगर रेखाओं की संख्या आपसे पूछ ले, रेखाओं लाइमन बामर नहीं बोले आपसे, रेखाओं की संख्या पूछे डायरेक्ट, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n-1/2। इसमें दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला ये होता है, एक दूसरा फॉर्मूला इसके अंदर केस पे डिपेंड करेगा। रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या इज इक्वल टू होता है n2 - n1 + 1 और n2 - n1/2। ये फॉर्मूला होता है, बस ये आता है n2 - n1। ये फॉर्मूला तो कब लगाना है, ऊपर वाला फॉर्मूला लगाया आपसे कि मान लीजिए n बराबर 5वीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो कूदता है, अगर वो करता है तो कितनी स्पेक्ट्रम में रेखाएं बनाता है, तो केवल एक ही डिजिट है n = 5, तो 5 यहाँ रख देंगे तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर 5 - 1 / 2 कितना हो गया 4 बच गया, 5 × 4/2 कितना हो गया 5 × 20 20/2 कितना आ गया आंसर 10। बिल्कुल सही है। वो कहे 10वीं तो 10 - 1/2। लेकिन वो कहे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा से 3री कक्षा में जंप करता है, 2 कक्षाएं ले दी ना, 5वीं से 3री में जंप करता है, तो ठीक है तो हमारे बाद में लिख देंगे हम लोग n2 - n1 है हमारे पास में, तो n2 कितना हमारे पास में, ठीक है
N2 कितना है, N1 कितना है, माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 5 में से 3 जाएंगे, N2 माइनस N1। ठीक है बच्चों, हो जाएगा ना। N2 माइनस N1 जो ज्यादा उसमें से कम वाला घटा देंगे, 5 में से 3 गए तो 2 बच जाएंगे, तो 2 + 1 और ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ, 5 में से 3 जाएंगे तो 2/2, तो 2 × 3, 3 × 6, 6 से 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन निकालना हो तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई। तो रेखाओं की संख्या 2 तरीके से निकाल सकते हैं। अगर 2 रेखा अगर आपसे पूछे वो कि इस क्लास से इस क्लास के अंदर, इस कक्षा से इस कक्षा में जंप कर रहा है, तो 2 कक्षाएं दे तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, और एक ही कक्षा अगर वो दे आपको, एक ही कक्षा दे तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इससे आपको कक्षाओं की संख्या आवृत्ति कह सकते हैं, या तो आवृत्ति कह सकते हैं, या तरंग संख्या आवृत्ति के रूप में ज्ञात की जा सकती है। या एक छोटी सी बात और बताऊंगा मैं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछ ली जाती है कि अगर वेवलेंथ की बात करें, रेखाओं की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य होती है बच्चों वो होती है रेडियो तरंग। रेडियो तरंग होती है बच्चों। उससे कम जो होती है बच्चों वो होती है सूक्ष्म तरंगें, माइक्रोवेव्स, सूक्ष्म तरंगें। ठीक है बच्चों। सूक्ष्म तरंगों के बाद में हमारे पास में अगली आती है बच्चों, सूक्ष्म तरंगों के बाद में आती है अल्ट्रावायलेट। ठीक है बच्चों। अल्ट्रावायलेट के बाद में हमारे पास में अगली तरंगें आती हैं हमारे पास में अवरक्त और इंफ्रारेड। ठीक है, सॉरी, इसके बाद इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड के बाद में हमारे पास में अल्ट्रावायलेट है। अवरक्त और परावैंगनिक किरणों के बीच के अंदर हमारे पास में आती है विजिबल रेज। कौन सी आती है बच्चों? विजिबल रेज आती है, जिसको हम लोग दृश्य प्रकाश बोलते हैं। और दृश्य प्रकाश की वेवलेंथ अभी बताई थी मैंने, कभी 400 से 750, और सबसे कम होती है उसके बाद में एक्स किरणें, और उसके बाद में होती है गामा किरणें। ये एक बार इनकी वेवलेंथ पूछ लेता है के बाद। तो सबसे ज़्यादा रेडियो, उसके बाद में माइक्रोवेव्स, उसके बाद में इंफ्रारेड अवरक्त किरणें, उसके बाद में विजिबल दृश्य 400 से 750, उसके बाद कौन सी पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट, उसके बाद में एक्सरेज, उसके बाद में गामा रेज। ये ध्यान रखना, ये इनकी तीव्रता का डिक्रीजिंग होता है। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तरंगों के बाद में जब हम लोग आगे चलेंगे इस चैप्टर में बच्चों, तो हमारे पास में 3 छोटे छोटे टॉपिक आ जाते हैं, और उन 3 छोटे छोटे टॉपिकों को हम लोग कहते हैं समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। समस्थानिक आइसोटॉप्स, समभारिक आइसोबार्स, समन्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स बोलते हैं। अब उसके बाद में आइसोडायपर्स, आइसोस्टेट्स, वो पर बात नहीं करेंगे, अपने सिलेबस में नहीं है। हाँ ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता भाई तो पढ़ना चाहते हैं तो बुक से पढ़ सकते हैं, फिर भी अगर डाउट रहता तो मुझे मैसेज डाल देना, आपको पर्सन बता दूँ। ये समझ में आ गया समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। पहले हम लोग ये समझ रहे बच्चों के समस्थानिक समझने से पहले बता दूं कि किसी भी एलिमेंट को हम लोग शो करते हैं तो एक्स से डिनोट शो करते हैं किसी भी एलिमेंट को। जो नीचे लिखा जाता है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, और जो ऊपर लिखा जाता है वो उसका एटॉमिक मास होता है। ये परमाणु क्रमांक होता है, ये उसका द्रव्यमान संख्या होती है बच्चों। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। एक बात और आप इसमें ध्यान रखेंगे, किसी भी तत्व में जितने इलेक्ट्रॉन, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसमें उतने उसमें प्रोटॉन होते हैं। तो यूँ कह सकते हैं Z = E = P होता है सदैव, हमेशा ध्यान रखना है। एक तो यह ध्यान रखना है।
दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको यूँ कह सकते हैं किसी भी तत्व का परमाणु बाहर निकालना है तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम लोग जोड़ दें तो उसके अंदर क्या आ जाता है बच्चों, हमारे पास में उसका द्रव्यमान संख्या आ जाता है। ठीक है, तो अगर न्यूट्रॉन निकालना हो तो क्या कर सकते हैं हम लोग, न्यूट्रॉन निकालना हो तो a माइनस पी कर सकते हैं। इसको a माइनस पी बोल दो, मतलब द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन माइनस कर दो, इसको a माइनस ई बोल दो। ठीक है, अगर कोई तत्व की बात करेंगे केवल स्पीशीज की बात नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग a माइनस जेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ C612 और आपसे कहा जाए बताइए परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है, इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 6 हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कितना होंगे भैया, इलेक्ट्रॉन भी 6 हो जाएंगे। लेकिन मैं कहूँ इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी भैया, इसकी 12 हो जाएगी। अगर आपसे न्यूट्रॉन पूछ ले कि इसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान संख्या 12 माइनस प्रोटॉन मतलब इलेक्ट्रॉन के बराबर कितना होते हैं, 6, कितना हो गया, इसको जेड भी तो बोल सकते हो आप लोग, ये कितना हो गया 6। आपसे कहते हैं यूरेनियम 92, यूरेनियम 235, आपसे कहा जाए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है, न्यूट्रॉन जो है a माइनस पी हो गया ना, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, जेड हो गया, पी कहाँ से मिलेगा आपको, प्रोटॉन कहाँ से मिलेगा, इससे तो नहीं मिलेगा, 9 माइनस। बात समझ में आ गई आपको। तो ये एलिमेंट को डिनोट करने का तरीका है और इससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाले जा सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका एक और ये होता है कि इलेक्ट्रॉन निकालने का इसमें माइनस लगा है तो इलेक्ट्रॉन के पास में मतलब आपको ऐड कर रहे हैं और प्लस लगा इलेक्ट्रॉन माइनस करना है। चलिए वापस टॉपिक पर आइए, समस्थानिक, समभारित और समन्यूट्रॉनिक। समस्थानिक की बात करें बच्चों, आपको ये भी मालूम है, एक बात और क्लियर करना चाहूँगा, आपको ये भी मालूम है किसी भी तत्व में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके अंदर। ठीक है बच्चों, और उसके नाभिक में न्यूट्रॉन भी होते हैं, पता है। लेकिन आपको पता है बच्चों कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दो ऐसे एलिमेंट हैं, दो ऐसे बेसिक पार्टिकल्स हैं, एक मूल कण है जिनके ऊपर उनके रासायनिक गुण डिनोट करते हैं, रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। मतलब अगर किसी के अंदर मान लीजिए बच्चों प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन अलग अलग संख्या में होंगे तो उनके गुण भी अलग अलग होंगे, और अगर ये दोनों अगर समान संख्या में होते हैं तो फिर उनके भौतिक उनके जो गुण होते हैं रासायनिक गुण वो भी अलग अलग होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, समस्थानिक की बात कर रहे हैं। समस्थानिक या आइसोटोप्स किसे कहते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन है, वे तत्व जिनके सम मतलब समान, स्थान मतलब स्थान किसमें, आवर्त सारणी में, जिनके आवर्त सारणी में स्थान समान होते हैं ये कहलाते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। परिभाषा हो गई, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या ये अलग अलग होती है, वो कहलाते हैं समस्थानिक। एग्जाम्पल हो गया 1H1, 1H2 और 1H3। ठीक है, तो समस्थानिकों के अंदर क्या होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है, या यूं कह सकते हैं इसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, या यूं कह सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। और आपको एक बात बता दूं मैं, यहाँ पर इसके अंदर मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे, 1H1, 1H2, 1H3, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। इसको हम लोग प्रोटियम बोलते हैं, प्रोटियम, इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये बोलते हैं 3। ठीक है बच्चों, अगर इसमें से न्यूट्रॉन की बात करूं तो कितना होगा, 1 - 1 कितना होगा, 0। इसमें बात करूं कितना होगा, 1, इसमें कितना होगा 2। तो कैसे बताइए, यूँ कह सकते हैं कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग अलग होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इनमें से कौन सा कथन सत्य है, पहला समस्थानिक वह होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, बिल्कुल सही है। अगर आपसे कहें जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, बिल्कुल सही है। और फिर सी गए आपसे जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, तीनों सही है। आंसर डी आ जाएगा उपरोक्त तो सभी। तो समस्थानिक यूँ कह सकते हैं वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। एक बात और इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि प्रोटॉन इसमें बराबर है, इलेक्ट्रॉन इसमें बराबर है, इसलिए इनके जो रासायनिक गुण होंगे वो समान होते
हैं। न्यूट्रॉन की संख्या अलग से भौतिक गुण अलग अलग हो सकते हैं। बात समझ आ गई आपको। समभारिक की बात करें बच्चों तो यूं अच्छा समस्थानिक मिट्टी तत्व के होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के ऐसे कार्बन हो सकते हैं C612, C613, C614, ऐसे क्लोरीन, ठीक है 1735, क्लोरीन 1737, ये दो समस्थानिक क्लोरीन। उसके बाद आगे संभारिक। संभारिक जैसे कि आपको मालूम है वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या समान होती है, वो कहलाते हैं आपके संभारिक आइसोबार्स। जिससे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें इसके अंदर संभारिक की बात करें बच्चों अंदर इसके, तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं पोटेशियम 1940, ठीक है, आर्गन 1840, कैल्शियम 2040, आर्गन कितना 1840, पोटेशियम 1940। तो जिसमें जो कह सकते हैं परमाणु क्रमांक तो अलग अलग होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है, संभारिक कहलाते हैं। और जब परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग है, प्रोटॉन की संख्या अलग अलग है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अलग अलग, तो गुण भी इनके अलग अलग होंगे, रासायनिक गुण। बात समझ आ गई क्या? बोलिए। लेकिन संभारिक है तो ऊपर आप गौर से देखेंगे इसके अंदर, तो जब संभारिक होते हैं तो उनके भौतिक गुण लगभग समान होते हैं। बात क्लियर हो गई? सम न्यूट्रॉनिक सिंपल सी बात है, आइसोटॉन्स जिसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है वो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। सम न्यूट्रॉनिक के एग्जांपल्स आपकी बात करें इसके अंदर ये हो जाएगा आपका C614, नाइट्रोजन 715, ऑक्सीजन 816। कितना बच गया बच्चों? 8। कितना बच गया? 8। कितना बच गया? 8। इस तरीके से सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, कितना नंबर पाता? 14, 15, 16। ये कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका 30, 31 एंड 32। कितना हो गया? कितना बच गया बताइए? 16, 16 एंड 16। तो यूँ कह सकते हैं वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। और छोटा टॉपिक था, समझ में आ गया बच्चों? इसके बाद में अब हम लोग अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ऑफ बाउ सिद्धांत। हेडिंग लिखिए ऑफ बाउ सिद्धांत। ऑफ बाउ सिद्धांत आते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। हेडिंग लिखेंगे ऑफ बाउ सिद्धांत। ऑफ बाउ सिद्धांत की बात कर रहे हैं बच्चों, ऑफ बाउ प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। ऑफ बाउ किसी का नाम नहीं है बच्चों, ये जर्मन वर्ड। देखो फिर से जर्मन आ गया, मुझे लगता है ज्यादातर साइंटिस्ट जर्मन में पैदा हुए हैं। रोल रहा है जर्मन का केमिस्ट्री के अंदर। ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू बिल्ड, बनाना, निर्माण करना। तो कक्षकों को बनाना या उनको इलेक्ट्रॉनों और उसमें इलेक्ट्रॉनों को भरना, ये कहलाता है आपका ऑफ बाउ सिद्धांत। यूँ कह सकते हैं इट इज कलेक्शन ऑफ लॉज। ये बहुत सारे यूँ कह सकते हैं नियमों का योग है ऑफ बाउ सिद्धांत। जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है निर्माण करना है, निर्माण निर्मित किया गया। ठीक है बच्चों, 3 नियमों के मिलने से ऑफ बाउ सिद्धांत बनता है। पहला जो नियम है इसका वो है बच्चों इसके अंदर पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम। दूसरा बच्चों इसके अंदर है कुंड की बाहुलता का नियम। कुंड की बाहुलता का नियम, बाहुलता का नियम। और तीसरा है N+L का नियम। इन तीनों को जब मिलाएंगे तो मिलने से जो बनेगा उसको ऑफ बाउ बोलते हैं, इसको ऑफ बाउ सिद्धांत कहते हैं। पाउलीज एक्सक्लूजन लो, हुन्स लो और N+L लो, तीनों को मिला के बोलते हैं हम लोग ऑफ बाउ सिद्धांत। तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। पहला इसके अंदर हमारे पास में पाउली का अपवर्जन नियम। क्या बच्चों? पाउली का अपवर्जन नियम हेडिंग डालेंगे पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का
अपवर्जन। पाउली ने एक सिंपल सी बात ये कही बच्चों, इसने कहा किसी भी तत्व के या किसी भी कक्षक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते, उसमें से एक मान अलग अलग होना जरूरी है। यूँ कह सकते हैं कि यूँ कहा जा सकता है कि एक ही कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, जबकि उनका चक्रण क्या होना चाहिए, चक्रण विपरीत होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। तो जिसके अंदर चक्रण विपरीत होगा वही अकॉर्डिंग टू पाउली होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं बात करूं कि यहाँ पर 4s1 और 4s2 है, या इसके लिए बात कर रहा हूँ तो n इजिकल टू इसके लिए भी 4 है, n इजिकल टू इसके लिए भी 4 है, l इजिकल टू इसके लिए भी 0 है, इसके लिए भी 0 है, m इजिकल टू इसके लिए भी 0 है, इसके लिए भी 0 है, लेकिन m इजिकल टू इसके लिए s इजिकल टू इसके लिए प्लस हाफ होगा और इसके लिए कितना होगा, माइनस हाफ। तो यूँ कह सकते हैं एक ही कक्षक में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते, या यूँ कहा जा सकता है एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं जबकि उनका चक्रण विपरीत हो, कहलाता है पाउली का अपवर्जन नियम। उसके बाद में सेकंड आता है बच्चों हुंड की बाहुलता का नियम। सेकंड लिखिए हुंड्स लॉ, हुंड की बाहुलता का नियम। हुंड की बाहुलता का नियम। हुंड की बाहुलता के नियम की बात करें बच्चों तो हुंड ने यूं कहा, हुंड ने कहा बच्चों जब आप इलेक्ट्रॉन भरने हो तो पहले आप सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद आप पेयरिंग कराएंगे। मान लीजिए पी के अंदर आपको 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 1 2 3 और 4, ये तो राइट तरीका है। अगर आपने ऐसे कर दिया 1 2 3 4 तो ये रॉन्ग मेथड हो जाएगा। यूँ कह सकते हैं उन्होंने कहा कि किसी भी तत्व किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों को भरते समय पहले एक एक इलेक्ट्रॉन में भरा जाता है, तत्पश्चात उसके बाद में युग्मन प्रारंभ होता है। डी में मान लीजिए आपको 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो इलेक्ट्रॉन 6 ऐसे भर सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ये तो सही है। अगर आप चाहें एक पाउली के अकॉर्डिंग एक में 2 भर सकते हैं, 2 2 4 2 6, तो ये गलत तरीका है। पहले सिंगल सिंगल भरेंगे उसके बाद में जोड़ा बनाएंगे, ये कहा था किसने, हुंड ने। हुंड के बाद में तीसरा जो नियम आता है बच्चों वो कहलाता है n+l का नियम। समझ लीजिए, अच्छा है नियम। ये नियम ये कहता है बच्चों कि जब आप इलेक्ट्रॉन कक्षकों में भरते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाता है जिसमें n+l का मान न्यूनतम होता है। इलेक्ट्रॉन भरना है तो उसमें भरेंगे इसमें n+l का मान न्यूनतम। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया 7s, यहाँ लिख दिया सॉरी यहाँ लिख दिया मैंने यहाँ पर 6s, यहाँ लिख दिया मैंने 6p, यहाँ लिख दिया मैंने 6d, यहाँ लिख दिया मैंने 6f और यहाँ लिख दिया मैंने। क्या बताओ मुझे n इजिकल टू यहाँ पर कितना हो गया मेरे पास में, कितना हो गया 6, यहाँ कितना हो गया 6, ये भी कितना हो गया 6, ये भी कितना हो गया 6, n इजिकल टू 6 हो गया क्या। l इजिकल टू कितना हो गया, ये कितना होता है 0, इसके लिए 1, इसके लिए कितना होता है 2, इसके लिए कितना होता है 3। तो मुझे बताओ n+l कितना हो गया, कितना हो गया 6, कितना हो गया 7, कितना हो गया 8, कितना हो गया 9। तो ये कहता है बताओ सबसे कम n+l किसमें है, तो इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, पहले 6s में जाएगा। तो n+l नियम का नियम ये कहता है कि अगर मान लीजिए कक्षकों में आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो उस ऊर्जा स्तर में उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा जिसके लिए n+l का मान सबसे कम होगा। लेकिन एक कंडीशन डिफरेंट मैं बताऊं बच्चों आपको, मैंने यहाँ लिख दिया 6s, यहाँ लिख दिया मैंने 5p, यहाँ लिख दिया मैंने 4d, यहाँ लिख दिया मैंने 7 ले लेता हूँ 7s, 6p, ये लिख दिया मैंने 5d, ये लिख दिया मैंने 4f। तो बताओ n इजिकल टू कितना आ गया इसके अंदर। अब n इजिकल टू कहेंगे 7, इसमें कितना कहेंगे 6, इसमें कितना कहेंगे 5, इसमें कितना कहेंगे 4। n इजिकल टू इसमें कितना कहेंगे आप लोग 0, इसमें कितना कहेंगे 1, इसमें 2, इसमें कितना हो गया 3। टोटल करेंगे n+l, n+l कितना हो गया 7, कितना हो गया 7, कितना हो गया 7, कितना हो गया, कितना हो गया बच्चों 7। n+ कहता है अगर किसी कंडीशन में ऐसा हो जाए कि n+l की वैल्यू अलग अलग नहीं है सेम आ जाए
तो जब n प्लस एल का मान समान होता है तो फिर n प्लस एल देखते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में भरा जाता है जिसके लिए n का मान सबसे कम होता है। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो n का मान सबसे कम, इसमें n का मान इसमें 4 है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा। बात समझ आई नहीं है आपको? n प्लस एल का नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉन सदैव उस कक्षक में भरे जाते हैं जिसमें n प्लस एल का मान न्यूनतम होता है, और यदि किसी अवस्था में n प्लस एल का मान समान होता है तो फिर इलेक्ट्रॉन उसके अंदर भरे जाते हैं जिसके अंदर बच्चों n का मान न्यूनतम होता है। अब इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है बच्चों, जिसे हम लोग कहते हैं अर्धपूरित एवं पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व। इसकी बात कर रहे हैं, हेडिंग लिखिए बच्चों, अर्धपूरित तथा पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व। देखिए बच्चों, इसका एक इम्पोर्टेंट ये बात है कि जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो उसमें स्थायित्व की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा स्थायित्व होता है पूर्ण पूरित का, उससे कम स्थायित्व होता है अर्धपूरित का, उससे कम स्थायित्व होता है P4। ठीक है बच्चों, यूं कह सकते हैं, अगर हम लोग उसको यूं बना दें तो ये फर्स्ट हो गया मेरे पास में, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड कंडीशन हो गया बच्चों। 3 कंडीशन है। अगर मान लीजिए मेरे पास में S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में मेरे पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, P में मेरे पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, P में मेरे पास में या तो यूं कहें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन है, या यूं कहें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन है, यूं कहें P में मेरे पास में इलेक्ट्रॉन है 4 से 5, D में मेरे पास में 10 इलेक्ट्रॉन है, या D में मेरे पास में 5 इलेक्ट्रॉन है, या D में मेरे पास में इलेक्ट्रॉन है 1 से 4, या D में इलेक्ट्रॉन मेरे पास में है 6 से 9। या F की बात करें बच्चों, F में मेरे पास में 14 इलेक्ट्रॉन है, F में मेरे पास में 7 इलेक्ट्रॉन है, F में मेरे पास में इलेक्ट्रॉन है कितने बच्चों 1 से 6, या F में मेरे पास में इलेक्ट्रॉन है 8 से 13। तो ये इसका स्थायित्व का क्रम होता है। सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं आपके फर्स्ट वाले, उसके बाद में सेकंड वाले, उसके बाद में थर्ड वाले। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके अंदर, बताइए निम्न में से सबसे सर्वाधिक स्थायी किस विन्यास होगा? ऑप्शन ए लिख दिया आपका P1, B लिख दिया आपका P2, C लिख दिया आपका P4, ऑप्शन डी लिख दिया आपका इसके अंदर P3। आंसर क्या जाएगा आपका? समझ में आ गया आपको? तो ये स्थायित्व क्रम आपको याद करना है। इसी स्थायित्व क्रम की वजह से 2 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के एग्जांपल देंगे, मैं बताऊंगा। एक बात कर रहा हूँ, हम लोग बात कर रहे हैं कॉपर की, ठीक है। 29 नंबर पर होता है, कॉम्बिनेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 4s2 3d9। ये होना चाहिए हमारे हिसाब से। 2 तो 4 से 10 तो 12 से 18 तो 20 और 9 29। लेकिन ये सही नहीं है बच्चों, स्थायित्व से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये 10 हो जाता है और ये 1 ले जाता है, 4s1 3p10 इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। इस तरीके से क्रोमियम की बात कर ले, एटॉमिक नंबर होता है 24, हमारा अकॉर्डिंग होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। 2 तो 4 से 10 तो 12 से 18 तो 20 और 4 24। लेकिन अगर हम लोग बात करें स्थायी कॉन्फ़िगरेशन की तो यह 1 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा जा सकता है। और कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का आपको तरीका मालूम ही है, एक बार बता देता हूँ मैं आपको। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सबसे पहले आप लिखते हैं 1s, उसके बाद में 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 3d। ठीक है बच्चों, अब ध्यान रखना है इससे पहले 4s लिखना है, फिर 3d लिखना है। ठीक है, चल समझ में आ गया आपको? इस क्रम में लिखते हैं बच्चों, ध्यान रखना। s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, d में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बताइए? 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, f में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन का आपका स्टाइल हो सकता है। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इस एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले टॉपिक के अंदर जो खासकर चीजें थी जो बहुत आती हैं, रिपीट होती है, उसको हम लोगों ने काफ़ी डिटेल से डिस्कशन किया है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आज के इस चैप्टर में हम लोगों ने ऑर्बिटल्स, उनकी शेप बताई, नोडल प्लेन बताए आपको,
उसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है वो बताया। उसके बाद में जो स्पेक्ट्रम में रेखा है लाइमर बामर पार्शियल ब्रैकेट और फ्रुंड वो कैसे बनती है वो बताया। और उसके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो मैंने बताया कैसे आते हैं, और नंबर ऑफ लाइन कैसे फाइंड आउट करती है ये बताया मैंने आपको बच्चों। उसके बाद में समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक बताया बच्चों आपको, ठीक है। सम इलेक्ट्रॉनिक भी एक होता है, ठीक है। सम इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो जाएगी इसके अंदर, आपको मालूम है। जैसे कोई स्पीसीज के बारे में दे देते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए n-3 दे दिया आपको, कितना हो गया 7 और -3 प्लस कर दो कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके अंदर। जैसे O-2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है वो कहलाता है सम इलेक्ट्रॉनिक। उसके बाद में फिर हम लोगों ने इस चैप्टर में आगे पढ़ा बच्चों अवभव सिद्धांत। अवभव सिद्धांत 3 नियमों से मिलकर बनना है। पहला बताया मैंने आपको उनकी बहुलता का नियम, पाउली का अपवर्जन नियम और N+L का नियम। फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं वो बताया मैंने आपको, और स्थायित्व किस टाइप से होता है वो बताया। क्रोमियम और कॉपर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पूछे गए एग्जाम्पल आपको दे रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ थी हमारे पास में, ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया। अब तक हम 2 चैप्टर पूरे कर चुके हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और दूसरा चैप्टर कर चुके हैं बच्चों हम लोग इसके अंदर, कौन सा बताइए, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब आगे मिलेंगे बच्चों नए चैप्टर के साथ में, ठीक है बच्चों। वीडियोस देखते रहिए, नॉलेज बढ़ाते रहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए।